हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट और ये C-SWIP 3.1 वीडियो लेक्चर सीरीज का चैप्टर 20 है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मेरी एक हॉबी है अपना नॉलेज शेयर करना। और मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट www.weldingandt.com के थ्रू शेयर करता हूं। और जो दूसरा मोड है जिससे मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं वो है मेरा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/weldingandt। तो इन दो मोड से मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का एक बटन है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो ज्वाइन करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, इस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक हीट ट्रीटमेंट। देखिए, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? तो हीट ट्रीटमेंट बेसिकली किसी कंपोनेंट को या किसी आइटम को हीट और कूल करने के एक प्रोसेस को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। किसी एक प्री डिफाइंड टेम्परेचर पे और प्री डिफाइंड टाइमिंग पे हम उस कंपोनेंट को हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं, तो इसे ही हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये हम क्यों करते हैं? तो हीट ट्रीटमेंट करने से जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है या तो वो एनहेंस हो जाती है, मतलब इंप्रूव होती है, या वो मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई में वो एनहेंस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो बेसिकली उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, ओवरऑल हीट ट्रीटमेंट का क्या इंटेंशन है? तो ओवरऑल हीट ट्रीटमेंट का जो इंटेंशन है, कोई डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो कि हमें मटेरियल में चाहिए उसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, सो दैट कि मटेरियल में वो प्रॉपर्टी आ जाए। तो इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या होंगे? देखिए, हीट ट्रीटमेंट के दो कंटेंट है। एक तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, जैसे जो स्टील प्लेट्स यूज करते हैं फैब्रिकेशन में, उसका एक हीट ट्रीटमेंट होता है, वो एक टॉपिक है। और दूसरा जो हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट होता है, वेल्डेड ज्वाइंट्स को भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी एक टॉपिक है। वेल्डेड ज्वाइंट्स को जो हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट बोला जाता है, PWHT, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। इसे SR भी बोलते हैं। तो SR क्यों बोलते हैं वो मैं इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। तो शुरू करेंगे हम। जो हमारा पहला टॉपिक था हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के हीट ट्रीटमेंट से, जो स्टील प्लेट में जो ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, C-SWIP के बुक में 4 तरीके के हीट ट्रीटमेंट दिए गए हैं स्टील के ऊपर। पहला है नॉर्मलाइजिंग, दूसरा है क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग, तीसरा है अनीलिंग और चौथा है सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट। ये चारों बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, वो मैं आपको बताता हूं। शुरू करेंगे हम नॉर्मलाइजिंग से। नॉर्मलाइजिंग कौन सा हीट ट्रीटमेंट है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में हम स्टील को 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, रैपिड हीटिंग करते हैं। तो ये ग्राफ देखिए, ग्राफ जो बगल में बना हुआ है, ये रैपिड हीटिंग हो रहा है। सॉरी, एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, यहां पे 900 डिग्री सेल्सियस पे ये रैपिड हीटिंग हो रहा है, इस ग्राफ में शो कर रहा है। उसके बाद शॉर्ट सोक टाइम देते हैं। फ्रेंड्स, सोक टाइम वो समय होता है जब हम एक ही इसी टेम्परेचर पे आइटम को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो ये जो है हमारा सोक टाइमिंग है। तो एक सेकेंड, ये भी थोड़ा सा गलत बन गया। सोक टाइम जो है, ये जो पैरेलल लाइन है ग्राफ के, वो है सोक टाइम। तो थोड़ा छोटा बन गया, ये कंप्लीटली ये सोक टाइम है, यहां से लेके यहां तक ये सोक टाइम है। सोक टाइम हम क्यों देते हैं? तो सोक टाइम देने से ये हम इंश्योर करते हैं कि मटेरियल के कंप्लीट थिकनेस में, ये जो टेम्परेचर है 900 डिग्री सेल्सियस, मटेरियल का कंप्लीट थिकनेस जो है 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो चुका है। यही इंश्योर करने के लिए हम सोक टाइम देते हैं। तो सोक पहले हम उसको 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, ये गर्म किया हमने, फिर हमने उसको सोक टाइम दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उस मटेरियल को एम्बिएंट टेम्परेचर में, खुली हवा में एम्बिएंट टेम्परेचर पे कूल करते हैं। जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, उसमें हम खुली हवा में कूल करेंगे।
ये आप ध्यान रखेंगे, एयर में एयर कूलिंग होगा इसका। तो ये रैपिड हीटिंग हो गया, फिर सोकिंग हो गया, फिर कूलिंग हो गया। ये है नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग में खास बात क्या है, हम उसे रैपिड हीट करेंगे, फिर सोक करेंगे, फिर ओपन एयर में खुली हवा में उसे हम ठंडा करेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। तो ये नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट हो गया। नॉर्मलाइजिंग के बेनिफिट क्या है, तो इसके बेनिफिट है जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और उसका टफनेस इंप्रूव होता है। ये नॉर्मलाइजिंग के बेनिफिट है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो कार्बन मैग्नीज स्टील में हम इसे यूज करते हैं और कुछ लो अलॉय स्टील में भी हम इसका यूज करते हैं। इसका क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग। क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग देखिए, दो नाम को मिला किया गया, एक तो है क्वेंचिंग और दूसरा है टेम्परिंग। इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम करेंगे तो क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए यहां भी दो साइकिल दिए गए हैं, एक है ये क्वेंचिंग साइकिल ग्राफ में, ये क्वेंचिंग साइकिल हो गया, और ये दूसरा है टेम्परिंग साइकिल। तो क्वेंचिंग में क्या होता है, पहले तो हम 900 डिग्री सेल्सियस पे इसको रैपिड हीटिंग करेंगे, जो कि इस ग्राफ में शो कर रहा है, ये रैपिड हीटिंग हो गया। उसके बाद फिर हम उसे सोक टाइम तक छोड़ेंगे, शॉर्ट सोक टाइम देंगे उसी टेम्परेचर पे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको रैपिड कूल करेंगे। नॉर्मलाइजिंग में एयर में कूल करना था, लेकिन यहाँ पर रैपिड कूल होगा। और रैपिड कूल कैसे होगा, तो स्टील को जो है वाटर या ऑयल, ठंडा वाटर या ऑयल में हम डिप कर देंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत फास्ट कूलिंग होगी यहाँ पे। तो ये रैपिड कूलिंग हो गया। तो ये तो क्वेंचिंग साइकिल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से मटेरियल को हम हीट करेंगे, रीहीट करेंगे। नॉर्मली 600 डिग्री तक हीट करते हैं, ये आपके एप्लीकेशन या कोड पे डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली ये 900 डिग्री सेल्सियस पे क्वेंचिंग करेंगे और टेम्परिंग में नॉर्मली 600 डिग्री सेल्सियस पे इसको रीहीट करेंगे। फिर इसे थोड़ा सा सोक टाइम देंगे और फाइनली क्या करेंगे, हम उसे एयर कूल करेंगे फर्नेस के बाहर, आउटसाइड फर्नेस, हवा में, खुली हवा में हम इसे ठंडा करेंगे। तो जब हम खुली हवा में इसे ठंडा कर देंगे तो टेम्परिंग साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा, ये हो गया क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो फ्रेंड जब हम क्वेंचिंग करेंगे तो मटेरियल थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि हम उसे वाटर या ऑयल में सीधा डिप करके ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग से मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसकी डक्टिलिटी इंप्रूव होती है। और बेसिकली इन दोनों प्रोसेस से क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ, टफनेस और वियर रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो लो अलॉय स्टील में इसका यूज होता है। अब जो तीसरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो है अनिलिंग। अनिलिंग में फिर से हम मटेरियल को 900 डिग्री सेल्सियस पर रैपिड हीट करेंगे, फिर उसे थोड़ा शॉर्ट सोक टाइम देंगे, उसी टेम्परेचर पे वो रुकेगा। फिर उसको जो ठंडा करना है वो हम स्लो कूलिंग करेंगे। और स्लो कूलिंग कैसा होगा, तो जो फर्नेस है, जिस फर्नेस में हमने उसको हीट किया है, उसी फर्नेस में हम छोड़ देंगे ताकि ये धीरे धीरे ठंडा हो, स्लो कूलिंग हो। तो स्लो कूलिंग होगा तो अनिलिंग होगा। ये हमारा हीटिंग है, ये हमारा सोकिंग है, और ये हमारा स्लो कूलिंग है अनिलिंग के लिए। इससे क्या होगा, अनिलिंग करने से जो इसकी डक्टिलिटी है, स्टील की डक्टिलिटी वो बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रेंथ और टफनेस रिड्यूस होता है। इसे कार्बन मैग्नीज स्टील और कुछ लो अलॉय स्टील में यूज करते हैं। अब जो चौथा हीट ट्रीटमेंट था स्टील के लिए, वो है सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट। सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट में जो हमारा हीटिंग होगा वो करीब 1050 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। मतलब इस टेम्परेचर पे हम स्टील को हीट करेंगे, उसके बाद फिर से शॉर्ट सोक टाइम देंगे, थोड़ी देर उसी टेम्परेचर पे सोक करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे। यहाँ पे हम रैपिड कूलिंग करेंगे। क्वेंचिंग मतलब वाटर या ऑयल में स्टील को डिप कर देंगे, तो इससे रैपिड कूलिंग होगा। मतलब हमने हीट किया, फिर ये सोक टाइम दिया, फिर यहाँ पे हमने कर दिया इसका क्वेंचिंग, यानी ऑयल या वाटर में डिप कर देंगे तो ये जल्दी फास्ट कूलिंग होगा। यही है सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट। बेसिकली सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट जो है स्टेनलेस स्टील में यूज करते हैं, SS304 और SS316 ग्रेड के लिए यूज करते हैं। ये दोनों जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होती है। फ्रेंड्स, आपको अगर स्टेनलेस स्टील के बारे में जानना है तो मैंने स्टेनलेस स्टील का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो बना रखा है। इसमें मैंने स्टेनलेस स्टील क्या होता है, क्यों उसमें जंग नहीं पकड़ता,
ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील क्या होता है, मार्टेनसिटिक क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो स्टेनलेस स्टील के बारे में आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल जब हम समझेंगे सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट जो है वो एसएस ग्रेड 304 और 316 के लिए यूज होता है, और इसका क्या बेनिफिट है। तो सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट करने से हम जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड का जो फॉर्मेशन होता है स्टेनलेस स्टील में, उससे बच सकता है, या कोई फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे बच सकते हैं। जो वेल्डेबिलिटी चैप्टर है उसमें मैंने कार्बाइड फॉर्मेशन, फेज फॉर्मेशन, ये सारी चीजें बताई हैं। तो जो चैप्टर 17 या सीस्विप का वेल्डेबिलिटी वो आप पढ़ेंगे तो आप कार्बाइड फॉर्मेशन समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील खत्म हो गया। अब हम आएंगे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, मतलब जो वेल्डेड ज्वाइंट को हीट ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं, PWHT। तो PWHT क्यों करते हैं फ्रेंड? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो कंपोनेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होता है। रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होता है ड्यू टू थर्मल ग्रेडियंट, बहुत ज्यादा हीटिंग और कूलिंग के कारण उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होता है। तो इस रेसिडुअल स्ट्रेस को कम करने के लिए, इस रेसिडुअल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हम उसको कंपोनेंट को पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ जब वेल्डिंग करते हैं तो जो HAZ का रीजन है, हीट अफेक्टेड जोन का रीजन है, वो भी हार्ड हो जाता है, तो उसको भी सॉफ्ट करने के लिए हम PWHT का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमने बताया रेसिडुअल स्ट्रेस, तो सिंस इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस, ये इस प्रोसेस से वेल्डेड ज्वाइंट का स्ट्रेस कम होता है, रिड्यूस होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम स्ट्रेस रिलीफ भी बोलते हैं, SR, स्ट्रेस रिलीफ। वेल्डेड ज्वाइंट का जो स्ट्रेस है उसको हम कम करते हैं, तो ये SR बोलते हैं हम इसको। अब फ्रेंड्स सवाल ये है कि रेसिडुअल स्ट्रेस जो वेल्डिंग ज्वाइंट में आ जाता है उसको खत्म करने या उसको रिड्यूस करने से क्या फायदा होता है। तो उसको रिड्यूस करने से जो वेल्डेड ज्वाइंट है उसका ब्रिटल फ्रैक्चर के प्रति जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब वो ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं हो पाएगा, ब्रिटल फ्रैक्चर होने में बहुत टाइम लगाएगा, मतलब वो ब्रिटल फ्रैक्चर होने के लिए रेजिस्ट करेगा, तो उसका ब्रिटल फ्रैक्चर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। साथ ही उसके करोजन क्रैकिंग का भी रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। करोजन क्रैकिंग मैंने चैप्टर 17 में पढ़ाया है, तो अगर आपको करोजन क्रैकिंग नहीं पता है तो आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। और साथ ही PWHT करने से जो वेल्डेड ज्वाइंट है उसकी मशीनेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। तो PWHT का एक थर्मल साइकिल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये थर्मल साइकिल चेक करना होता है, रिव्यू करना होता है, या चेक करना होता है, या विटनेस करना होता है। तो जब भी PWHT का जो प्रोसीजर होगा उसमें एज पर एप्लीकेबल कोड, जो भी कोड से आप PWHT कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका हीटिंग रेट, उसका सोक टेम्परेचर, सोक टाइम और कूलिंग रेट मेंशन होगा। तो इन सारी चीजों को चेक करना होता है। हीटिंग रेट, सोक टेम्परेचर, सोक टाइम, कूलिंग रेट, ये सब चेक करने के क्या फायदे हैं या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम समझेंगे। देखिए हीटिंग रेट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हीटिंग रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, अनकंट्रोल्ड हीटिंग करेंगे, तो कंपोनेंट में थर्मल ग्रेडियंट उत्पन्न होगा, थर्मल ग्रेडियंट्स आएगा। थर्मल ग्रेडियंट आने के कारण होता है डिस्टॉर्शन, और उसके कारण क्रैकिंग भी हो सकता है। इसलिए अनकंट्रोल्ड हीटिंग करेंगे तो कंपोनेंट में डिस्टॉर्शन हो सकता है, मतलब कंपोनेंट टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या कंपोनेंट के अंदर क्रैकिंग भी हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो हमें खास ध्यान देना होगा। एबव 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमको हीटिंग रेट को बहुत ही कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टील जो है उसका स्ट्रेंथ कम होने लगता है। इसीलिए 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीटिंग रेट तो बिल्कुल कंट्रोल करना है, 300 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी करना है, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कम होगा और डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए, हीटिंग रेट को देखने के लिए हम कंपोनेंट में थर्मोकपल का यूज करते हैं। जगह जगह उस कंपोनेंट के में थर्मोकपल हम लगाते हैं सो दैट कि उससे हम टेम्परेचर देख सकें। अब देख लेते हैं हीटिंग रेट टिपिकल रेंज क्या होता है। तो कार्बन मैग्नीज स्टील के लिए हीटिंग रेट जो उस कंपोनेंट है उसके थिकनेस पे काफी हद तक डिपेंड करता है, और नॉर्मली जो रेंज होता है 60 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर आवर के बीच में होता है।
अब सोक टेम्परेचर समझेंगे। पहले ही मैंने आपको बताया था सोक टेम्परेचर क्या होता है। तो सोक टेम्परेचर एक टेम्परेचर पे कंपोनेंट को छोड़ देते हैं सो दैट कि उसके पूरे थिकनेस में वो टेम्परेचर फैल जाए, उसके लिए करते हैं। तो कार्बन या कार्बन मैग्नीज जो स्टील होता है उसमें करीब 600 डिग्री सेल्सियस का सोक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मतलब 600 डिग्री सेल्सियस पे उस स्टील को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो 600 डिग्री सेल्सियस होता है रफली 550 टू 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जबकि कुछ लो वाला स्टील में जैसे क्रोम मोली जो स्टील होते हैं उसके अंदर 700 टू 760 डिग्री सेल्सियस का सोक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। फ्रेंड्स, सोक टेम्परेचर जो WPQR का एक एसेंशियल वेरिएबल भी है, तो इसलिए सोक टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोक टाइम, तो सोक टाइम क्या होता है? तो सोक टाइम टिपिकली नॉर्मली ज्यादातर कोड में 1 आवर पर 25 mm मेंशन किया हो। मतलब थिकनेस अगर 25 mm है तो 1 घंटा सोक टाइमिंग होगा, 50 mm तो 2 घंटा सोक टाइम होगा, 100 mm है तो 4 आवर्स का सोक टाइम देना होगा। ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कोड इसी के आसपास रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कूलिंग रेट। अब फाइनली कूलिंग रेट, तो जैसे हीटिंग रेट को कंट्रोल करना है वैसे ही कूलिंग रेट को कंट्रोल करना है, क्योंकि सेम इंप्लीकेशन से सेम रिजल्ट्स होते हैं। अगर हम अनकंट्रोल्ड कूलिंग रेट रखेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन या क्रैकिंग हो सकता है। और 300 डिग्री के सेल्सियस तक कूलिंग जो करना है वो हमें बहुत ही कंट्रोल वे में करना है। उसके नीचे भी कंट्रोल करना है, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस तक तो जो कूलिंग होगी उसमें बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करना होगा। ये एक टिपिकल कार्बन मैग्नीज स्टील का PWHT ग्राफ है या चार्ट है। देखिए किस तरीके से PWHT किया गया है कार्बन मैग्नीज स्टील पे। पहले तो थोड़ी देर मतलब करीब 300 डिग्री सेल्सियस तक, ये देखिए ये जो लाइन है ये 300 डिग्री सेल्सियस का है। तो 300 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा रैपिड हीटिंग किया गया, उसके बाद कंट्रोल्ड हीटिंग किया गया। देखिए हीटिंग का रेट चेंज हो गया, यहाँ पे हीटिंग थोड़ा जल्दी हुआ, यहाँ पे हीटिंग थोड़ा कम हुआ। 600 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया गया PWHT करने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको सोकिंग किया गया है, फिर यहाँ कूलिंग जो किया गया है अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 600 से 300 डिग्री सेल्सियस जो ले गया है कंपोनेंट को, वो कंट्रोल्ड वे में ले जाया गया है। और उसके बाद फिर इसको एयर कूल किया गया है, मतलब ओपन एयर में छोड़ दिया गया है कूल होने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए 300 टू 600 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है ये 300 बिटवीन 300 टू 600 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कंट्रोल्ड कूलिंग रेट रखा गया है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस मैं ना पिछली स्लाइड में आपको बताया था। तो फ्रेंड्स आपको PWHT अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए PWHT के जो इक्विपमेंट है उनका नाम जान लेते हैं, बस सिर्फ हमको नाम जानना है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जिससे हम PWHT करते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस आते हैं। इन फर्नेस में हम कंपोनेंट को रख के उसका PWHT कर सकते हैं। फिर इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मैट, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं PWHT करने के लिए। इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल मैट्स, इनका हम बहुत यूज करते हैं। फिर होता है गैस फायर्ड या रेडिएंट हीटिंग एलिमेंट, इनका भी बहुत यूज होता है। फिर देखिए एक चीज है हैंड हेल्ड जो गैस कटिंग टॉर्च होते हैं, गैस कटिंग टॉर्च या जो प्री हीटिंग टॉर्च होता है गैस बर्नर, उनसे हम PWHT नहीं करेंगे, उनसे PWHT बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करना है तो इन इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। हैंड हेल्ड गैस कटिंग टॉर्च या बर्नर का हम यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे इस चैप्टर को मैं खत्म करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।